लर्न टू इन्वेस्ट के सेशन नंबर 7, सेशन नंबर 7 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं सिखा रहा हूं इन्वेस्टिंग करने का एक जर्नी आपको और अनुपूर्णा जी को। हेलो सर, कैसे हैं आप? ऑल गुड सर। फैंटास्टिक। तो दोस्तों 6 सेशंस हो चुके हैं, ये 7वां सेशन है। 6 सेशन के अंदर में हमने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कंप्लीट किया है कि अगर आप इन्वेस्टिंग जर्नी में उतरना चाहते हैं तो बेसिक ब्लॉक्स आपको तैयार करने पड़ेंगे। और लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि ये जो लर्न टू इन्वेस्ट में जो पेड़ है, वो पेड़ को अगर हमको उगाना है तो जो बीज है वो प्रॉपरली हमको इस्टेब्लिश करना होगा। तो फर्स्ट 6 सेशन में आई थिंक वी हैव डन दैट। Okay. In last session we talked about who are you? Yes. तो आपने वो आइडेंटिफाई किया होगा कि आप कौन हैं। तो एक बार उस एक्सेल में चलते हैं वापस से। Okay. या सो दिस इज एन एक्सेल। सो आपने कहा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आपने कहा था 1,20,000 रुपये आपके पास में है डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है, विच इज लेस देन 5 लाख। Right. इसका मतलब आप एक्टिव नहीं हो सकते, आपको पैसिव होना पड़ेगा। तो यू आर अ पैसिव इन्वेस्टर, Right. एंड आपका रिस्क एपिटाइट जो है, आपने कहा था 40,000 रुपया मैं और टॉपअप कर सकती हूँ, राइट? सो विच मीन्स यू कैन बी एग्रेसिव। अगर आप ये कम कर देते 40,000 का, आप सपोज 20,000 करते, तो क्योंकि आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है टॉपअप करने के लिए, आपको एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। तो इसके अनुसार आप बने पैसिव एग्रेसिव मार्केट पार्टिसिपेंट, Right. ठीक है, क्लियर? तो उसके हिसाब से सेक्टर्स वगैरह अपन लोगों ने आइडेंटिफाई कर रखा आपके लिए, बट अभी नहीं करेंगे। आज का सेशन के अंदर में हम लोग, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिंग क्या है? बेसिकली आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ. तो वो कंपनी एक अपने आप में एंटिटी है और उस एंटिटी का बिजनेस परफॉर्मेंस कुछ स्टेटमेंट्स बताता है, Okay. जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है डिस्कशन, बट मैं बहुत सिंपल करने की कोशिश करूंगा कि कंपनी के बारे में अगर आपको जानना है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपको डिकोड करना पड़ेगा, अच्छा. राइट? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ नंबर्स नहीं होते। जनरली हम नंबर्स सोचते हैं ना कि कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, कितना पैसा आया, हाँ. लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम देखते हैं तो एक होलिस्टिक पिक्चर देखते हैं, सिर्फ नंबर्स नहीं, नॉन नंबर्स पे भी फोकस करते हैं। तो आज हम लोग क्विकली बताएंगे, समझाएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे आप समझते हैं, Okay. राइट? तो इमेजिन कीजिए कि एक कंपनी जो है वो आपका एक दोस्त ही है, ठीक है। अब किसी भी दोस्त का हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझना हो या फाइनेंशियल स्टेटस समझना हो, तो क्या क्वेश्चन आते हैं माइंड में? So खर्चा कितना हो रहा है? कितना खर्चा करता है, कमाई है कि नहीं उसकी, Right. और एसेट है कि नहीं उसके पास में, घर है, गाड़ी है, क्या है उसके पास में। Right. तो नेटवर्थ जानने की हम कोशिश करते हैं। तो जब भी कोई कमाई करता है तो उसके पास पैसे आते हैं, और जब भी कोई खर्चा करता है तो उसके पैसे लगते हैं। हाँ. ये तो कोई रॉकेट साइंस बात नहीं नहीं। बोली मैंने, बहुत ही सिंपल बात बोली। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप यही समझिए कि अल्टीमेटली कंपनी कुछ या तो बेच रही है या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, या तो कोई माल बेच रही होगी, लाइक कोई मैन्युफैक्चर करके कुछ बेच रहा होगा, बना रहा होगा, या कोई सर्विस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो हम आपको एक सर्विस देते हैं विच इज टाइम, और उसके अगेंस्ट आप पैसा देते हैं। Right. तो वो कोर हो गया कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी में कंपनी इन्वॉल्व है तो रेवेन्यू बिकम्स द कोर। Okay. और वो बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए जो खर्चा हमको करना पड़ गया वो मेरा खर्चा हो गया, फाइनली जो बचा वो मेरा प्रॉफिट है, Okay. राइट? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है जनरल एंट्री। हाँ, तो जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड के नहीं है उनको हो सकता लगेगा कि अरे ये क्या बता रहे हैं आप, बट क्योंकि मैं सीए हूँ तो मेरा लगाव है गोल्डन रूल से। तो जनरल एंट्री में बहुत डीप में नहीं जाऊँगा, मैं जस्ट आपको मेंशन कर रहा हूँ। बाकी आप थोड़ा बहुत जनरल एंट्रीज के बारे में नेट पे पढ़िएगा, क्योंकि इससे क्या आपका बेस और बेटर हो जाएगा। तो जनरल एंट्री मतलब गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बहुत सिंपल है। वो ये बोलता है कि कुछ भी कंपनी के अंदर में आया या आने वाला है तो वो डेबिट है, अच्छा. और कुछ भी कंपनी से चला गया तो वो क्रेडिट है। अच्छा. सिंपल एज दैट, ठीक है। डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, बिकॉज किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का जो प्रोसेस है उसमें सबसे कोर होती है जनरल एंट्री, और उसका पोस्टिंग होता है लेजर में, उस लेजर से पोस्टिंग होती है रेस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। Okay. 3 तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है। हम ये जर्नल और लेजर नहीं देखेंगे, बिकॉज कंपनी जब आपको फाइनल स्टेटमेंट प्रोड्यूस कर रही है तो वो इम्प्लिसिट है कि जर्नल एंट्री लेजर एंट्री प्रॉपरली हुई है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। जर्नल हो गया कि नोटिंग करना
कि इससे आया, इससे लगा, इसको खर्चा दिया, वो बेसिक रॉ एंट्री को जर्नल एंट्री बोलते हैं। लेजर हो गया उसी जर्नल एंट्री का पोस्टिंग इन रेस्पेक्टिव लेजर। जैसे आपका एक लेजर हो सकता है, इनका एक लेजर हो सकता है, मेरा एक लेजर हो सकता है, या कोई एक्सपेंस हेड है उसका एक लेजर हो सकता है। तो जर्नल एंट्री हो गया एकदम रॉ, और लेजर हो गया रेस्पेक्टिव एंट्री का पोस्टिंग। और उसके बाद जो हर रेस्पेक्टिव अकाउंट का जो बैलेंस बचता है वो पोस्ट होता है ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस से रेस्पेक्टिव पोस्टिंग होती है पीएल अकाउंट में, बैलेंस शीट में और कैश फ्लो में, और फाइनली बनती है एनुअल रिपोर्ट। तो देखिए मैंने अपना सीए का पूरा एजुकेशन समराइज कर दिया, तो आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है, बट पीपीटी में मेरे को मेंशन करना ज़रूरी था, बिकॉज जो और पढ़ना चाहते हैं वो पीपीटी डाउनलोड करके ये कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। बट मैं आज चालू करूँगा पीएल अकाउंट से। तो पीएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो मैंने इसके पहले एग्जांपल दिया, कितना बिका, कितना खर्चा लगा, नेट में जो बचा वो हमारा प्रॉफिट है, मतलब कंपनी की प्रॉफिट है। राइट। और वो कंपनी की प्रॉफिट अल्टीमेटली शेयर होल्डर को दी जाती है, या तो वो रिटेन अर्निंग के रूप में रह जाती है जो कि बैलेंस शीट में दिखती है, या वो शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में दे दी जाती है। ठीक है। और जब हमने ये लर्न टू इन्वेस्ट चालू किया था तो मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि वाई इक्विटी वैल्यू एग्जिस्ट, कोई भी स्टॉक का प्राइस क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पैसे कमाती है, बैलेंस शीट में रखती है, क्योंकि कंपनी चाहती है वो पैसा से हम और ग्रो करें, और वो जो बैलेंस शीट में पैसे रह गए जिसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं, वो रिटेन अर्निंग इवेंचुअली स्टॉक के प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है। अच्छा। तो स्टॉक प्राइस इज रिलेटेड टू द अर्निंग ऑफ द कंपनी, ये तो आपने सुना होगा। हाँ। जितना अर्निंग बढ़ेगा उतना शेयर का दाम शेयर बढ़ेगा। का दाम बढ़ेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कंपनी के पास वो अर्निंग रह जाती है, हाँ। उससे कंपनी और ग्रो करती है, और उस ग्रोथ से इवेंचुअली स्टॉक प्राइस में भी ग्रोथ आता है। ओके, राइट। तो परपेचुअली जो कंपनी ग्रो कर रही है, हमेशा देखोगे उनके स्टॉक प्राइस में एक स्टेबल ग्रोथ रहती है। क्लासिक केस हो गया जैसे एचडीएफसी बैंक या एशियन पेंट्स, ये सब परपेचुअल कंपाउंडर्स है जो हर साल ग्रो करती ही हैं, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है। तो उनके स्टॉक प्राइस में भी इस तरह का एक आपको मूवमेंट दिखेगा। ओके। एक्सेल एक हम लोग देखेंगे जिससे मैं आपको समझाऊंगा कि पीएल कैसा दिखता है, बैलेंस शीट कितना कैसा दिखता है, कैश फ्लो कैसा दिखता है। बैलेंस शीट क्या हो गया? लेखा जोखा, कि फाइनली आज पूरे इस साल पूरा जो भी काम किया वो पीएल के अंदर में, राइट। इसलिए पीएल बोलते हैं फॉर द पीरियड एंडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग। ठीक है। अब बैलेंस शीट होता है कि अब तक कंपनी का क्या स्टेटस है, मतलब स्टेटस बताती है कंपनी का। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैलेंस शीट के अंदर में जो भी कंपोनेंट्स है वो क्यूमुलेट होते हैं, चाहे वो एसेट है चाहे लायबिलिटी है, राइट। ठीक है। तो मैं आपको बैलेंस शीट का भी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और फाइनली जो हमको देखना है एज एन इन्वेस्टर वो है कैश फ्लो। कैश फ्लो मतलब पैसा कितना आया और पैसा कितना गया। कैश फ्लो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है कि रेवेन्यू कितना आया और खर्चा कितना हुआ, बट कैश फ्लो बताता है कि कैश कितना आया और कैश कितना गया। दोनों में डिफरेंस इसलिए बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि रेवेन्यू आया लेकिन कैश नहीं आया, कैश बाद में आना है। तो वो ब्रोकर जो बोलते हैं ना, पुराने ज़माने में हमारे पिताजी हमारे दादाजी लोग बोलते थे कि पैसा कितना आया घर में ये बता, माल बिक गया बहुत अच्छा बात है, घर पे पैसा नहीं आया तो उस बिक्री का क्या फ़ायदा। तो वो कैश फ्लो बताता है, राइट। तो ये भी हम लोग एक्सेल के अंदर में डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स गो टू द एक्सेल। तो सबसे पहले अपने पीएल अकाउंट को देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द पीरियड। ओके, बैलेंस शीट आप देखोगे एज ऑन होता है, मतलब आज के रेट में क्या बैलेंस शीट है। इसका मतलब आप कभी भी किसी भी इंसान का बैलेंस शीट बना सकते हैं। अच्छा। ऑब्वियसली तेरा क्या नेटवर्थ है तो आज पता लगी सकता हाँ। है ना। क्या क्या टिपिकल आइटम्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, जूम इन करके मैं आपको दिखाता हूँ। टिपिकल है ये, ठीक है। सेल्स मतलब रेवेन्यू लेस अगर कोई भी तरह का सेल्स अलाउंसेस वगैरह है, कोई सर्विस रेवेन्यू है, कोई इंटरेस्ट रेवेन्यू है, मतलब किसी भी तरह की कंपनी के अंदर में अगर रेवेन्यू आ रहा है तो यहाँ पर उसको मेंशन कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 5 लाख का सेल्स है इस कंपनी का। एक्सपेंसेस हो गया, दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस जो बिजनेस को कोर एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो इनडायरेक्ट है, जिसको बंद करने से कंपनी में नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है, कंपनी बंद नहीं होगी। तो एक्सपेंसेस में एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, बैड डेट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस, रिपेयर, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। डिपेंड करता है वो कंपनी किस बिजनेस में है। अगर वो कंपनी बैंक में है तो उसके अलग एक्सपेंसेस, आईटी कंपनी अलग एक्सपेंसेस होंगे।
अगर कोई साबुन बनाती है तो उसके अलग एक्सपेंस होगी। तो हर कंपनी का, हर सेक्टर का एक्सपेंस एलोकेशन बहुत यूनिक है। तो लर्न टू इन्वेस्ट में हम लोग फ्यूचर में जब एक एक सेक्टर को पकड़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि जब हम इस सेक्टर को एनालाइज कर रहे हैं तो ये एक्सपेंस कैटेगरी को देखना बहुत जरूरी है। अच्छा। जैसे मैन पावर ड्रिवन होगा तो उसमें मैन पावर एक्सपेंस देखना बहुत जरूरी है कि उसका ट्रेंड कैसा है। अगर उसका ट्रेंड ज्यादा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के ऑपरेटिंग इनकम कम होती जा रही है क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। गॉट इट। या तो टोटल एक्सपेंस के बाद जो पैसा बच गया उसको बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शन आइटम एंड टैक्सेस। ठीक है, एक्सेप्शन आइटम्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कंपनी के पास कोई एसेट थी और उसने बेच दिया, उससे प्रॉफिट आया तो एक्सेप्शन आइटम हो गया। ठीक है, कंपनी का कोई लायबिलिटी के केस चल रहा था लेकिन वो बुक्स में नहीं दिख रहा था, ये केस है, वो तो कंटीजेंट लायबिलिटी है, बट वो मटेरियलाइज हो गया तो वो एक्सेप्शन आइटम के अंदर में आ गया। अच्छा। एनी आइटम विच इज नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज एक्सेप्शन। ये बहुत बड़ा आइटम है, जनरली लोग इसको मिस कर देते हैं। ओके। अगर आप खाली प्रॉफिट देखेंगे तो उसमें एक्सेप्शन आइटम भी है। हाँ। तो ऑपरेटिंग जो कोर बिजनेस है कंपनी का, उससे सपोज कंपनी परफॉर्म नहीं की लेकिन कोई एक साल उसने एक्सेप्शन आइटम दे के प्रॉफिट दिखा दिया, तो आप तो खाली प्रॉफिट देखोगे लगेगा कंपनी तो अच्छा कर रही है, पर एक्चुअली कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, एक एक्सेप्शन आइटम है। तो ये जो मेरे खर्चे हैं इसको प्रॉफिट में ऐड किया जाता है? नहीं, एक्सेप्शन आइटम इज बेसिकली प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। जनरली एक्सेप्शन आइटम कॉस्ट ही होता है क्योंकि प्रॉफिट होगा तो वो रेवेन्यू के अंदर में दिख जाता है। अच्छा। तो जब आप कंपनी का पीएल अकाउंट स्टडी कर रहे हैं तो आप क्वांटिटी वाइज आपको एक एक आइटम देखना पड़ेगा कि वो आइटम एक्चुअली में कोर बिजनेस का पार्ट है या वो नॉन कोर का पार्ट है। अगर नॉन कोर से कंपनी ज्यादा कमा रही है तो वो एक वरी सिग्नल है। ठीक है, तो एक्सेप्शन आइटम के बाद में बच गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये इसके पहले वाला जो है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शन आइटम वगैरह, वो एक तरीके से एबिटा हो गया। एक टर्म आपने यूज किया हो एबिटा, ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिप्रिशिएशन। तो ये जो डिप्रिशिएशन वगैरह है इसके पहले अगर मैं रेवेन्यू निकालता तो उसको एबिटा बोलते हैं। ठीक है, पीबीटी इज ऑल्सो अ गुड बेंचमार्क कि टैक्स के पहले एक्सेप्शन आइटम के बाद में कंपनी का कितना प्रॉफिट बचा, फिर टैक्स, राइट, और फिर फाइनली पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। राइट। ठीक है, तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है पीएल का, बट हर सेक्टर का, हर कंपनी का थोड़ा यूनिक स्ट्रक्चर होता है। ऑल्दो कंपनीज एक्ट ने, जो कि पूरा कंपनीज का वर्किंग को रेगुलेट करती है थ्रू द एक्ट, उन्होंने डिफाइन कर रखा है फॉर्मेट। ओके। तो आप बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं कर सकते, जो कंपनीज एक्ट ने बोला उसी के आधार पे फॉर्मेट होगा। तो सर जैसे इसमें मैं देख रही हूँ 2 साल का दिया हुआ है, सो एज एन इन्वेस्टर शुड आई कंपेयर कि कितना परसेंटेज भरा है नहीं भरा है, कि क्योंकि ये तो टोटल फिगर्स में दिया हुआ है, राइट? करेक्ट। तो जनरली बैलेंस शीट या जनरली एनुअल रिपोर्ट के अंदर में 2 साल का रहता है और उसके पहले वाले एनुअल रिपोर्ट में उसके 2 साल का रहेगा, उसके पहले वाले में 2 साल का। तो जब आप इन्वेस्टिंग चालू करते हैं तो कम से कम 5 से 10 साल का आपको व्यू देखना चाहिए, बिकॉज कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक ग्रोथ दिखाती है एंड परसेंटेज ऑब्वियसली इज अ वेरी रिलायबल नंबर। तो डोंट वरी अबाउट इट, हमने स्टॉकेज में ये सारा काम कर दिया, तो यू डोंट हैव टू पुट एन एफर्ट, बट कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। बैलेंस शीट एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, देखिए उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है एसेट एंड लायबिलिटी। एसेट को 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, दोनों एसेट और लायबिलिटी को, करंट एसेट और फिक्स एसेट। ओके, या करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट हो गया जो रेगुलर एक्टिविटी का पार्ट है, और नॉन करंट एसेट हो गया जो फिक्स्ड एसेट है, जो रेगुलर एसेट्स नहीं है। जैसे फैक्ट्री बना दिया तो उसमें जो भी मशीन वगैरह लगी वो करंट एसेट नहीं हुआ, वो फिक्स एसेट है। करंट एसेट क्या हुआ कि आपने किसी को माल बेचा और उससे पैसा आना बाकी है, पैसा उसने नहीं दिया है तो वो डेटर के रूप में खड़ा हो गया, या आपने किसी को बेचा और उससे पैसा आ गया तो कैश आया, वो कैश कहाँ, बैंक में, वो कहाँ आएगा, एसेट के रूप में आएगा। तो current asset is basically short term assets and non current asset is a long term asset which can be fixed asset or any kind of non tangible asset. Okay. ठीक है, मैं ना अकाउंटिंग नहीं सिखा रहा हूँ आपको, बिकॉज देखिए इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर मी टू टीच यू अकाउंटिंग। अगर आपको अकाउंटिंग सीखना है तो इलन मार्केट्स के अंदर में बेसिक अकाउंटिंग का एक मॉड्यूल है, आप जाइएगा, उसका डिस्काउंट का कूपन कोड में नीचे दे दूंगा, आप जाइएगा और अकाउंटिंग का ABCD सीख लीजिएगा।
बिकॉज इन्वेस्टिंग में अगर आप उतरना चाहते हैं फुल फ्लेजेड, तो बिना बेसिक अकाउंटिंग के उतरना थोड़ा काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। ऑल्दो प्री रिक्विजिट नहीं है, बट ऑब्वियसली पीपल विद एन अकाउंटिंग बैकग्राउंड विल ऑलवेज हैव एन एज ओवर यू। और अकाउंटिंग सीखने में सिर्फ और सिर्फ 30 घंटे लगते हैं। ओके, थक सो गया मुझे तो 4 साल लगे। आपको 4 साल लगे, लेकिन सिंसियरली आपने वो 30 घंटा पढ़ के ही सीखा है। राइट। बाकी टाइम आप कुछ और कर रहे थे। एज एन अकाउंटेंट आई कैन टेल यू 30 घंटे से ज़्यादा अकाउंटिंग सीखने में नहीं लगता है। ओके, जो हम सिखा रहे हैं अभी, जो आपको सीखना है। बाकी 300 घंटे तक आप अकाउंटिंग के मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीख सकते हैं, वो एग्जाम के लिए सीखना पड़ता है। ठीक है। तो बैलेंस शीट में करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट, सिमिलरली लायबिलिटीज के अंदर में करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज विच इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और इक्विटी भी एक तरह का लायबिलिटी है। ऐसा क्यों? सर बिकॉज वो तो वापस ओनर का है, वो तो वापस जाएगा इक्विटी। करेक्ट। तो मैंने ये वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बोला था? कंपनी इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। राइट। तो जो है वो लोगों का है, कंपनी का कुछ नहीं है। तो उसको देनदारी है या लेनदारी है, इसीलिए बैलेंस शीट वो पूरा बात बताता है किसको देनदारी और किसको लेनदारी है। फाइनली कंपनी जिस दिन बंद होगी वो जीरो होके बंद होगी। दैट मीन्स ऊपर जाना है खाली हाथ। तो कंपनी भी लास्ट में खाली हाथ ही बंद होने वाली है, उसके पास कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, ओनर्स इक्विटी भी इसमें आ गया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी इसमें आ गया। दोस्तों मैं ये एक्सेल शेयर कर दूंगा, प्लीज़ डाउनलोड करिए, खेलिए इसके साथ में। जितना आप खेलेंगे उतना आप सीखेंगे। तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब रोकड़। तो हमारी भाषा में बोलते हैं कि पैसा कितना आया। तो 3 तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं कैश फ्लो को: कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप बताइए क्या होगा इसका मीनिंग? सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो हो गया जो कोर बिजनेस है, वेरी गुड, उससे जो है। वेरी गुड, फाइनेंसिंग हो गया कहाँ कहाँ उसका रुपया आता है। राइट, राइट। इन्वेस्टिंग वो कहाँ कहाँ डाल के रखा है। वेरी गुड, परफेक्ट है। तो कोर ऑपरेशन मतलब कि कितना माल बिका, कितने कस्टमर से पैसा आया, राइट, और क्या क्या एक्सपेंडिचर में पैसा लगा। सिंपल। तो पीएल अकाउंट और इसमें डिफरेंस समझ में आया? यस। पीएल अकाउंट इज टिपिकली ऑन द एक्यूरल बेसिस कि मैंने माल बेच दिया, पैसा आना बाकी है, कोई बात नहीं है, रेवेन्यू मैंने बुक कर दिया, पैसा आना जो बाकी है वो बैलेंस शीट में एसेट के रूप में खड़ा है, विच इज अ डेटर। राइट। बट मैंने माल बेच दिया और पैसा पूरा आ गया, तो वो बैलेंस शीट में करंट एसेट में कैश इन हैंड में पड़ा है या बैंक में पड़ा है, लेकिन कैश बुक में भी वो आ गया क्योंकि पैसा आपके घर में आ गया। यस। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली में एक कंपनी का रियल कैरेक्टर बताता है। अगर आपको समझना है कि इसके अंदर में कंपनी के मैनेजमेंट को झोल, बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट में झोल करने की गुंजाइश कम है, क्योंकि उसको कैश का लेन देन करना, कैश मतलब बैंक, कैश तो अब कोई नहीं लेता देता है, मतलब बैंक का लेन देन करना पड़ेगा, और बैंक का लेन देन कोई फ्रॉड के लिए नहीं करता, जनरली इट हैज टू बी अ जेन्युइन पर्पस। सो इट्स ऑल ऑडिटेड, राइट? दिस इज ऑल ऑडिटेड। तो ये जो फाइनली जो स्टेटमेंट बनता है, वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखिए कंपनी जो लिस्टेड होती है उनको क्वार्टरली बेसिस पे एक्सचेंजेस को बताना पड़ता है कि इस क्वार्टर में मेरा क्या परफॉर्मेंस है। तो वो डेटा जो बताना पड़ता है वो सपोज एक्स डेटा है, पूरा एग्जॉस्टिव नहीं होता, एक्स डेटा होता है। हाँ। और एनुअल जब एजीएम हो जाता है, जब कंपनी के शेयर होल्डर को दिखा दिया जाता है और उनसे अप्रूवल हो जाता है, तो उसके बाद में फाइनल एनुअल रिपोर्ट दिया जाता है जो कि ऑडिटेड होता है। राइट। ठीक है, वो एग्जॉस्टिव होता है। ओके। सो से उसको वाई बोल देते हैं। तो वाई इज ग्रेटर देन एक्स, मतलब जितना ज्यादा बताएंगे क्वार्टरली में इतना सा बताना होगा, बट एनुअल में इतना बताना होगा। ओके। ठीक है। और जो इतना बताना होता है वो कैसे बताते हैं? वो एनुअल रिपोर्ट के थ्रू बताते हैं। ओके। तो आपको अगर किसी भी कंपनी के बारे में जानना है तो उसके ऊपर में कोई ना कोई बुक लिखी हुई है, और वो बुक का नाम है एनुअल रिपोर्ट। गॉट इट। ओके। ठीक है। जैसे ऑटोबायोग्राफी होती है ना, कि आपको किसी इंसान के बारे में जानना है तो उसका बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ लीजिए। तो अगर आपको किसी भी कंपनी के बारे में कुछ भी जानना है तो उसका एनुअल रिपोर्ट है उसका पोथा। अच्छा। तो लेट्स कम बैक टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या कोर एक्टिविटी हो गया। इन्वेस्टिंग के अंदर में जैसा कि आपने कहा कि अगर कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है
तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त पैसे गए होंगे तो कैश आउटफ्लो में आ गया, अगर पैसे आए होंगे आए कैसे, सर आ कैसे सकता है? इंटरेस्ट डिविडेंड, इंटरेस्ट तो अगर वो लोन दिया होगा तो इंटरेस्ट मिला होगा तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। बट सपोज कोई एसेट मैंने खरीद लिया लेकिन बाद में जाके मैंने बेच दिया, उस पे पैसा आया, तो वो इधर में आ गया। अच्छा, ये सेग्रीगेशन का यूटिलिटी ये है कि आपको पता लगता है कि अपने कोर बिजनेस से क्या कर रहा है वो। अगर सपोज कोई ऐसी कंपनी है जो कोर बिजनेस से काम ही नहीं कर रही है, ज्यादा कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रही है और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से ज्यादा काम कर रही है, इसका मतलब आपको पता है कि मैनेजमेंट को कोर बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, उसको ये इन्वेस्ट करना और इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालने में इंटरेस्ट है। सर सो जो आपने बोला तो ये एक्सेप्शनल आइटम्स के अंडर आता है क्या फिर? नहीं, ये एक्सेप्शन आइटम ही नहीं आएगा। जनरली एक्सेप्शनल आइटम में कोर बिजनेस से रिलेटेड या नॉन कोर से रिलेटेड कुछ जो बड़ा खर्चा होता है वो आता है। अच्छा, ये जनरली आपके रेवेन्यू के अंदर में अलग अलग हेड्स में आ जाता है। ओके, तो रेवेन्यू और उसके बाद अदर इनकम और वो सब में आ गया, ठीक है। और एक्सपेंसेस में अनटिल कोई एक मेजर बड़ा एक्सपेंस है वो एक्चुअली में नॉन कोर होता है तो उसके अंदर में आ जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर आप देखोगे नौकरी इन्फो एज जो शेयर लिस्टेड है लास्ट ईयर, उसके अंदर में एक्सेप्शन आइटम में बहुत बड़ा फिगर है। क्यों? क्योंकि उनकी इन्वेस्टेड कंपनीज लिस्ट हुई थी, उन्होंने शेयर बेचा था, उससे प्रॉफिट आया था, तो वो उन्होंने एक्सेप्शन आइटम में डाल रखा है। ओके, तो ये अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस पे भी डिपेंड करता है। कुछ कंपनीज रेवेन्यू में दिखा देती है, कुछ कंपनीज एक्सेप्शन आइटम में दिखा देती है। ओके, तो वो आपको एक बार क्लोज स्क्रूटनी करना पड़ेगा एक बैलेंस शीट का कि कंपनी दिखा कैसे रही है। सर अगर मुझे वेटेज डालना हुआ हर एक कंपनी में हर एक हेड में कि कैश फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एंड कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, सो किस में मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि इसका अगर अच्छा हो तो ये दिस इज़ अ बेटर वन, किस इसका अगर कम है देन दिस? डिपेंड करती है कंपनी हिस्टोरिकली क्या की है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का बिजनेस कैसा कर रहा है। कोई राइट आंसर नहीं है। एज अ स्टैंडर्ड आंसर हम ये बोलेंगे ऑपरेटिंग का अगर काम अच्छा है तब बेटर है। बट अगर कंपनी ने अपना कैरेक्टर ही चेंज कर लिया, वो अब कोर बिजनेस से हट के नॉन कोर पे फोकस कर सकती है ना, तो उस समय आपको प्रॉब्लली दिखेगा कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी उसका कोर हो गया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो सकता है कि अब ज्यादा वेटेज थे। ओके, तो इट्स अ वेरी कंपनी टू कंपनी थिंग, वी कैन नॉट जनरलाइज एनीथिंग। ओके, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या करता है, अगर आपने लोन लिया है और आपने इन्वेस्ट किया है किसी और कंपनी में, तो एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसिंग वो यहाँ पर आ जाता है। या बाकी देखिए दोस्तों, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कोर कंपोनेंट्स को समझने के लिए और डीपर आपको जाना पड़ेगा। तो ये तो मैंने एक आपको इंट्रोडक्टरी बता दिया कि दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक अच्छी बात ये है कि स्टॉकेज में इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है और कंपनीज के जो एनुअल रिपोर्ट्स है उसमें भी फ्लो इतना स्ट्रक्चर रहता है कि आपको वरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जानना इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल। ओके, अब आ जाते हैं ये कंपनी का, जो मैंने कहा ना कि कंपनी के बारे में अगर जानना है पूरी तरीके से, तो ये सारा एनुअल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग मैनेजमेंट का विजन, मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, इंडस्ट्री का क्या आउटलुक है, सब कुछ वो सब एनुअल रिपोर्ट के अंदर में रहता है। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इफ यू आर इन्वेस्टिंग। ओके, अगर आप कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट नहीं देख रहे हैं और उसको बिना देखे 1 रुपया भी उस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं तो आपने गलत काम किया है। आपने किया किसी कंपनी में इन्वेस्ट अभी तक नहीं किया सर। वो आप तो ट्रेड कर रहे हैं। यस, अच्छा, राइट सर, इन्वेस्टिंग जर्नी में अब आप उतरने वाले हैं। राइट। तो अगर एक भी कंपनी में 1 रुपया भी अगर आप डालें इन्वेस्टमेंट के नाम पे और आपने एनुअल रिपोर्ट भी नहीं देखा है तो आप सोच लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, फिर आप सीरियस नहीं। क्योंकि एनुअल रिपोर्ट बिना देखे कोई 1 रुपया भी डाल कैसे सकता है। मैं बोलता हूँ स्टॉकेज के यूजर को भी एनुअल रिपोर्ट देखना चाहिए। अभी स्टॉकेज के वर्जन में एनुअल रिपोर्ट्स हम लेके आ रहे हैं, तो हर कंपनी का आप एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं। बट सर अगर मैं इन्वेस्टमेंट आइडियाज फॉलो करूँ तो आप तो मुझे बता देते हो ये अच्छा एड स्कोर है तो तुम कर लो। वो तो मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, तो ठीक है, मेरे बताने पे करना है तो बाद में प्रॉफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। देखिए, राइट, स्वर्ग अगर जाना है तो मरना तो आप ही को पड़ेगा। मैं मर के तो स्वर्ग नहीं जा सकता। राइट, थोड़ा बहुत तो होमवर्क करना ही पड़ेगा। अरे एटलीस्ट जो कंपनी मैंने बता दिया उसका एनुअल रिपोर्ट तो देख लो, कन्विंस तो हो जाओ मेरी बातों से। आंख बंद करके कभी भी किसी के बोलने पे मत करना, नॉट इवन योर फादर। ओके, ओके, शेयर बाजार में पैसा
उन्हीं का ही बनता है जो अपना आंख खोल के काम करते हैं। दूसरों की आंखों से जो देखते हैं उनका पैसा नहीं बन सकता है। गॉट इट। ट्रेडिंग में फिर भी आप मतलब समय अच्छा बीतता है, बट वो समय से जो पैसा बनता है वो उसके लिए खुद ही बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चलिए, दो तरह के इंफॉर्मेशंस होते हैं एनुअल रिपोर्ट में जो जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो एक्सरे इंफॉर्मेशन, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने को एक डिसेंट पिक्चर देता है। जैसे ग्लोरीफाइड पिक्चर है मैं किसी का खींचूं तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बट जब मैं एनुअल रिपोर्ट में जाता हूँ तो मैं तो एक्सरे देखना चाहता हूँ ना कि इसके बॉडी में प्रॉब्लम और क्या क्या है। तो एक्सरे व्यू के अंदर में दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फुटनोट्स। हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे में ना फुटनोट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे फॉन्ट में होते हैं, वो लोग देखते नहीं है। उसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे कंपनी पे किसी ने केस किया 1000 करोड़ का और वो लायबिलिटी आ सकती है, वो कहाँ दिखेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखेगा, वो दिखेगा फुटनोट में। तो फुटनोट देखना बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आप कंपनी का अंदर का बात जानना चाह रहे हैं। ओके। और दूसरा स्केड्यूल। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर में जो एक एक आइटम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिप्रिशिएशन है, तो अब डिप्रिशिएशन के सारे एसेट्स की डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है, लेकिन एज अ स्केड्यूल उसके अटैच किए हुए हैं। तो एक एक स्केड्यूल को देखना बहुत ज़रूरी है कि भैया ये अमाउंट आया कहाँ से, ये खर्चा में इतना डिटेल दिखाओ मेरे को। से स्केड्यूल्स कहाँ रहते हैं? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट ही बनता है वो। अच्छा। तो पीएल है तो पीएल के स्केड्यूल्स है, बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट के स्केड्यूल्स, और नंबर्स है तो बैलेंस शीट कंप्लीट होगा उसके बाद में स्केड्यूल चालू हो जाएंगे, पीएल कंप्लीट होगा उसके बाद में स्केड्यूल चालू हो जाएंगे। देखेंगे हम लोग एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, उससे अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो ये तो हो गया बेसिक एक्सरे। बट जब और अंदर घुसना होता है तो हमको क्या करना होता है? एमआरआई। अगर चोट लग गई तो डॉक्टर पहले एक्सरे बोलता है, फिर नहीं समझ में आ रहा क्या प्रॉब्लम हुआ तो वो एमआरआई करवाता है। तो एमआरआई जो हो गया वो बेसिकली एकदम चीर फाड़ है कंपनी का, कि अंदर घुस घुस के आप निकाल रहे हैं इन्फॉर्मेशन की तरह, गड़बड़ गया है इसके अंदर में। जब भी कोई इन्वेस्ट करता है ना कंपनी में तो वो सिर्फ गड़बड़ियाँ निकालता है, रीज़न नॉट टू इन्वेस्ट। ओके। और जो ट्रेड करता है वो रीज़न टू ट्रेड निकालता है। इन्वेस्टमेंट शुड ऑलवेज बी एलिमिनेशन प्रोसेस, इट कैन नॉट बी सिलेक्शन प्रोसेस। ओके। तो आपको कैसे पता लगेगा अंदर में और क्या गड़बड़ियाँ हैं? तो एमआरआई निकालना पड़ेगा। एमआरआई में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? मैनेजमेंट का डिस्कशन, क्योंकि अल्टीमेटली मैनेजमेंट का चाल चलन ही बताएगा कि कंपनी कहाँ जाने वाली है। तो इज मैनेजमेंट वॉकिंग द टॉक? क्या वो कर रहा है जो वो बात कर रहा है? तो पिछले 10 साल का मैनेजमेंट का जब हम इंटरेक्शन देखते हैं तब हमको पता लगता है कि ये तो सही मैनेजमेंट है, ये जो बोल रहा है ये तो वही कर रहा है। Also, sir, because you're saying management का discussion, so जो management का जो team है, understanding them, is it also important? वेरी इंपॉर्टेंट। अब सपोज किसी मैनेजमेंट ने किसी तोड़ फोड़ बंदे को रिक्रूट कर लिया अभी, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो इमीडिएटली कंपनी का परसेप्शन चेंज हो जाता है। जैसे एक कंपनी है गोदरेज कंज्यूमर, उसका सीईओ चेंज हुआ, तो स्टॉक प्राइस में पटाख करके बढ़ोतरी आ गई। क्यों? क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसने पहले बहुत धूमधाम काम किया हुआ। ओके। तो जब मैनेजमेंट है इसका मतलब ओनर नहीं, ओनर एंड मैनेजमेंट बोथ कंबाइन। कई ऐसी कंपनीज होते हैं जिसमें ओनर पीछे हो जाते हैं, मैनेजमेंट ही सारा काम करता है। ओके। तो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड वेदर मैनेजमेंट इज वॉकिंग द टॉक, वो तभी हो सकता है जब आप पिछले 5 से 10 साल का एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे। ओके। जो सीरियस इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो बड़ा बड़ा पैसा कमा रखे हैं, राकेश झुंझुनवाला, रमेश दमानी वगैरह, उनका तो हॉबी है एनुअल रिपोर्ट पढ़ना। ओके। बोरिंग एक्सरसाइज है, बट द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉट ऑफ मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट इज वेरी बोरिंग प्रोसेस। और दूसरा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब हो गया कि जो कंपनी के लीगल फ्रेमवर्क है और जो थोड़ा मॉरल फ्रेमवर्क्स भी बोल देते हैं। लीगल फ्रेमवर्क हो गया, लीगली ये करना चाहिए कंपनी को, कंपनी उसके बियॉन्ड जा रही है, तब आपको लगना चाहिए कि ये लॉ ऑफ द लैंड नहीं मान रही है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं फंसेगी। और थोड़ा मॉरल फ्रेमवर्क भी, कि जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय लोग को खुश रखना, ये मॉरल फ्रेमवर्क है कि आज आप नहीं रखोगे तो लोग नहीं रहेंगे। तो कंपनीज के अंदर में ये जो लीगल और मॉरल ऑब्लिगेशंस है कि प्रॉपर्ली टेकन केयर हो रहा है कि नहीं,
वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉस बताते हैं। ओके। तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंटर्स होते हैं, ढूंढने पड़ते हैं। सो व्हाई इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। कॉर्पोरेट एक एथिक्स स्टैंडर्ड्स डिफाइन करता है, इंटीग्रिटी डिफाइन करता है, द इंक्लिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट टू फॉलो द रूल्स डिफाइन करता है। तो जितना हम लोग ब्लैक एंड वाइट में रहेंगे उतना क्लैरिटी होता है, जितना हम ग्रे में चले जाएंगे उतना एम्बिग्विटी आ जाती है। ओके। बिकॉज ग्रे हैज़ डिफरेंट शेड्स। आपने ब्लैक और वाइट का अलग अलग शेड सुना है कभी? नहीं सुना है। Gray has different shades, so people will take advantage of things as the whatever. आगे बढ़े। तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्या ये इन्वेस्टिंग जर्नी थोड़ा सा? सो कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बट लंबा बहुत हो गया। लंबा तो है ये, देखिए बहुत बोरिंग है, एक वीडियो भी बहुत बोरिंग है। नहीं और आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल, बट इट इज अ बोरिंग एक्सरसाइज, आई एम नॉट डिनाइंग दिस। तो आप पहले ही सोच लीजिए कि ये बोरिंग प्रोसेस में जाना है क्या, बिकॉज ये बहुत ही अलग तरह का माइंडसेट मांगता है। एक तो आप स्टॉक प्राइसेस को उतना वैल्यू नहीं देते हैं जितना आप बिजनेस को देते हैं। दिस इज लिटरली लाइक यू आर डूइंग योर ओन बिजनेस, राइट? तो क्या प्रोसेस होना चाहिए? एनुअल रिपोर्ट को हम स्टडी करें, फाइनेंशियल्स को स्टडी करें, मैनेजमेंट का डिस्कशन को हम स्टडी करें, एंड फाइनली हम इन्वेस्टमेंट थीसिस को डिफाइन करें कि हाँ ये कंपनी मेरे थीसिस का पार्ट बन सकती है। ओके। दिस इज मोर ऑफ अ बॉटम अप अप्रोच कि कंपनी के अराउंड पहले आप कन्विंस हो रहे हैं, फिर आप थीसिस को कन्विंस हो रहे हैं, विच इज मोर ऑफ सेक्टर अप्रोच और अ टॉप डाउन अप्रोच। दूसरा अप्रोच होता है कि हम सेक्टर्स डिफाइन कर लिए कि ये 5-6 सेक्टर्स हैं जिनमें मेरे को पैसे डालने हैं। वहां से मैं नीचे उतरता हूं कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनमें मैं पैसे डाल सकता हूँ। राइट। तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा अप्रोच, दोनों ही सही है और दोनों ही गलत है अपने अपने लेवल पे। तो इट्स अप टू यू व्हाट अप्रोच यू वांट टू फॉलो। ठीक है, मैं बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो मैं जस्ट एक क्विक आपको बताता हूँ कि आपको एनुअल रिपोर्ट कहाँ मिलेगा किसी भी कंपनी का। तो लेट्स से कोई भी कंपनी बताइए। सर डाबर। ओके। तो डाबर का आप जब सर्च करोगे, डाबर कंपनी में जब जाओगे, एक्चुअली आप एक काम कर सकते हो, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। आप web.stockage.com में जाओ, ठीक है? यहाँ पर आप डाबर को सर्च करो, और जब आप डाबर सर्च करोगे तो फंडामेंटल्स में यहाँ पर आपको कंपनी का वेबसाइट मिल जाएगा। अच्छा। तो आप क्लिक करो, और जब आप कंपनी की वेबसाइट पे जाओगे तो सबसे पहला इंटरेक्शन आपका इस कंपनी के साथ होता है जब आप उसकी वेबसाइट पे जाते हो। क्योंकि वेबसाइट पे जाके आपको फील हो जाएगा कि ये कंपनी कैसी है, ये कंपनी क्या, एक वो फील आता है ना, एक प्रोफेशनलिज्म का, एक सीरियसनेस का। राइट। बिकॉज जो कंपनी अपने वेबसाइट्स को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रही है वो क्या आपके पैसे को मैनेज करेगी? प्रोडक्ट्स देखिए, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। हर कंपनी के वेबसाइट पे एक इन्वेस्टर सेक्शन होता है जहाँ पर इन्वेस्टर ओरिएंटेड जितने भी इंटरेक्शंस होते हैं वो यहाँ पर होस्ट कर दिए जाते हैं। ये देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक सेक्शन है। जो कंपनी जितना ज़्यादा इन्वेस्टर सेक्शन में इंफॉर्मेशन दे रही है वो उतनी ही ट्रांसपेरेंट है, और जो कंपनी जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगी उसमें कंफर्ट आपको उतना ज़्यादा आएगा, राइट? तो कभी भी कोई भी कंपनी का इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, पहला काम आप क्या करेंगे? वेबसाइट में जाके इन्वेस्टर सेक्शन, स्टॉकेज में जाके उसका वेबसाइट आईडी ढूंढ डायरेक्ट वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। वेबसाइट पे जाके इन्वेस्टर सेक्शन में जाइए और कम से कम 10-15 मिनट तक मेडिटेट कीजिए इस वेबसाइट पे। अच्छा। उससे आपको पता लगेगा कि ये कंपनी में क्या है, ठीक है? अब आप देखिए इसके इन्वेस्टर सेक्शन में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर इतने सारे इन्फॉर्मेशन है। लेट्स देखते हैं, ओपन होने दीजिए इसको। कितनी प्यारी वेबसाइट है, नहीं? अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ गए, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ गया, और इन्वेस्टर कम्युनिकेशंस आ गए, और ये है एनुअल रिपोर्ट 2020-21 का एनुअल रिपोर्ट है। चलिए इसको एक बार डाउनलोड करते हैं। तो आपका ये होमवर्क रहेगा कि कोई भी एक कंपनी को पकड़िए और उसका एनुअल रिपोर्ट, 10 साल का एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करिए, ठीक है? पिछले 10 साल का एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करिए। अरे ये डाउनलोड का एक्सपीरियंस ही आपको इंसान बनाएगा क्योंकि ये बोरिंग एक्सपीरियंसेस है ना। जब हम लोग सीए कर रहे थे तो आर्टिकलशिप था। आर्टिकलशिप के अंदर में हम लोग को 1 साल तक क्या कराया गया पता है?
टिक करो खाली, देखो वाउचर टिक करो, ठट 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 ठट। तो जब करते थे बहुत इरिटेशन होती थी, बट आज पता लग गया कि वो जो प्रोसेस है 1 साल का टिक करने का, वही हमारे अंदर पेशेंस लेके आया है। वो कितना काम आता है पेशेंस बाद में हर तरह से। डीलिंग विद वेरियस पीपल, पेशेंस बिकम सो इम्पॉर्टेंट। देखिए टाइम लग रहा है पीडीएफ डाउनलोड होने में, बिकॉज इसका पीडीएफ थोड़ा सा लेंदी है और क्वालिटी ऑफ इमेज इज ऑल्सो गुड। ठीक है, अभी आपको वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करना होगा, बट स्टॉकेज में एनुअल रिपोर्ट्स भी आ जाएंगे तो एक साथ आपको हम दिखा देंगे। Okay. तो आप वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब ये देखिए एनुअल रिपोर्ट है, कितनी सुंदर है ना। हाँ, अब इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या है देखिए, विजन, मिशन, क्या करना चाह रही है कंपनी के, इंफॉर्मेशन एट अ ग्लांस वो आपको बता रहा है क्या क्या हुआ है कंपनी के अंदर में। कंपनी स्पेंड लॉट ऑफ अटेंशन, मनी, फोकस ऑन डेवलपिंग अ गुड एनुअल रिपोर्ट। ओके। क्योंकि वो बताना चाहती है ना कंपनी, इट्स लाइक अ ब्रोशर। अपने शेयर होल्डर के लिए वो ब्रोशर बना रहे हैं ना, कि 10 साल से देखिए हमारा कैसा परफॉर्मेंस रहा है, हमने क्या किया है, क्या क्या ब्रांड्स है, मेरे मुंह में पानी आ गया है देख के। तो इसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस भी है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन भी है, मैनेजमेंट का कमेंट्री भी है, बहुत कुछ है इसके अंदर में जो इस कंपनी के बारे में आपको मोरलेस एक डीपर अंडरस्टैंडिंग दे देता है। सर अगर हम लोग फुटनोट्स देखें तो? हाँ, फुटनोट्स देखने के लिए तो हमको पीएल अकाउंट में जाना पड़ेगा, उसके लिए हमको पीएल अकाउंट ढूंढना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, ठीक है, कि ये वीडियो इतना लंबा हो गया ऑलरेडी और नहीं टालेंगे, तो आप कोई भी एक कंपनी को पकड़ लीजिए, ठीक है, और 10 साल का एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कीजिए। और जो हमने आज डिस्कशन किया ना जिस कॉन्टेक्स्ट में, कि जो एक्सरे, बेसिक फाइनेंशियल्स इंक्लूडिंग फुटनोट्स, एक्सरे एंड एमआरआई, ना उस आई से आप इस कंपनी को देखिए। ओके। एक कंपनी का एक एनालिसिस करने में मोरलेस 300 घंटा लगता है। ओके। मतलब एक कंपनी का एनालिसिस करके उस कंपनी को लिए कन्विंस होने में 300 घंटा लग जाता है। बिकॉज आप ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे, पीडीएफ पढ़ोगे, स्ट्रक्चर समझोगे, इसी में ही टाइम लग जाएगा। और आपको टाइम कम करना है तो हमने स्टॉकेज के अंदर में सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दिया है। अच्छा। और हम डालते जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन। ओके। तो अगर आपको थोड़ा इजी पाथ पकड़ना है, विच आई नेवर रिकमेंड टू पीपल, जो पर्टिकुलरली सीरियसली काम करना चाहते हैं, मैं उनको इजी पाथ कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो आप स्टॉकेज से चालू कर लीजिए, बट प्लीज कंपनी का एनुअल रिपोर्ट तो आपको देखना ही पड़ेगा। ओके। एटलीस्ट व्हेन यू आर स्टार्टिंग एनालिसिस ऑफ एनी कंपनी, लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट कम से कम पढ़ लीजिए, उससे कंपनी के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, हिस्टोरिकल आपको पढ़ना होगा, प्रॉब्ली मैनेजमेंट कमेंट्री और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े थोड़े सेक्शंस। तो ऐसा नहीं कि पूरा पोथा पढ़ना पड़ेगा। ये कितना बड़ा डॉक्यूमेंट है, 394 पेज का डॉक्यूमेंट है। बट मैनेजमेंट कमेंट्री कहाँ है वो आपको दिख जाएगा ये टेबल में। तो आप मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस 121 पेज में है, तो आप सीधे 121 पेज में जा सकते हैं। ये देखिए मैनेजमेंट कमेंट्री आ गया 121 में, उसको पढ़ लीजिए। ये रहा मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या करने वाले हैं। ये अगर 10 साल का हम किसी कंपनी का मैनेजमेंट कमेंट्री पढ़ लेंगे तो ये कंपनी का लेखा जोखा हमारे सामने आ जाएगा। गॉट इट। ठीक है। ठीक है, तो ये वीडियो आप बंद करते हैं। तो अब बेसिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और क्या क्या हमको देखना है एक कंपनी के बारे में जानने के लिए, ये हमने आपको बता दिया। दोस्तों अब आपके ऊपर है, प्रोसेस चालू करिए, एक कंपनी पकड़िए। एक काम करिए, कमेंट के अंदर में, इन्होंने तो पकड़ लिया दाबर, ये नहीं, ये मत पकड़िएगा आप किस कंपनी का 10 साल का एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, स्टॉकेज में डेटा को देखेंगे, वो आप लिख दीजिए कमेंट में, ताकि आपने मुझे कमिटमेंट दे दिया कि सर मैं ये कंपनी को पकड़ लेता हूँ। और अभी इस महीने चले फेब है, हाँ, फेब के लिए उस कंपनी को पकड़ लेते हैं और खाली उसी कंपनी का होमवर्क करिए, एनालिसिस करिए, बैलेंस शीट स्टडी करिए, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ को और कन्विंस होइए उस पर, और स्टॉक प्राइस को ट्रैक करिए और कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट मंथ एक और पकड़ेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ एक और पकड़ेंगे। ऐसे करते करते हम 10 स्टॉक्स के बारे में भी जान लें 10 महीने में, तो बहुत है शेयर बाजार में एक्टिव रहने के लिए। ओके।
शेयर बाजार में पैसिवली एग्रेसिव रहने के लिए। एक्टिव रहने के लिए तो स्टॉक प्राइस भी देखना पड़ेगा। राइट। ठीक है चलिए। तो आशा कर रहा हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरा काम पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग जर्नी जो है ये है बहुत एक्साइटिंग, बहुत रिवॉर्डिंग, और मेंटली भी आपको और मैच्योर और नॉलेजेबल बनाती है। तो आई होप यू विल शेयर दिस एंटायर प्लेलिस्ट with your friends and family. Thank you so much. Bye bye. Take care.